हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर सोम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाई जाने वाली फूड ड्रॉप की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कि फूड ड्रॉप क्या होता है और फूड ड्रॉप होने के क्या क्या कारण होते हैं और फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और फूड ड्रॉप को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे पता करते हैं कि बच्चे को फूड ड्रॉप की समस्या हुई है और फूड ड्रॉप होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं और फूड ड्रॉप का क्या ट्रीटमेंट है। इसमें हम बच्चों को कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सेरेब्रल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब हमारे पंजों या पैर की अंगूठे की मांसपेशियों में वीकनेस हो जाती है तो हमारा पैर का पंजा नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी पंजे में डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होता है, पैर हमेशा प्लांटर फ्लेक्शन में ही रहता है। पेशेंट को पंजे को ऊपर करने में समस्या होती है, जिसे हम फूड ड्रॉप कहते हैं। अगर नस में कोई प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को या बच्चे को फूड ड्रॉप की समस्या हो सकती है। इसमें हमें ज़्यादातर केसों में देखने को मिलता है कि कॉमन प्यूरनल नर्व में इंजरी हो जाने की वजह से या उसमें कंप्रेशन हो जाने की वजह से फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है। उसका डॉर्सीफ्लेक्शन वीक हो जाता है, यानी पंजा पेशेंट को ऊपर उठाने में समस्या होती है। फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें डॉर्सीफ्लेक्सर्स की मांसपेशियों में वीकनेस देखने को मिलती है। इसमें हमें टिबिलिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, इन तीनों मांसपेशियों में वीकनेस की हो जाने की वजह से पेशेंट को फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेशेंट को पंजे को ऊपर उठाने में परेशानी होती है। अब हम आपको फूड ड्रॉप किन किन कारणों से होते हैं, फूड ड्रॉप की समस्या किन किन कारणों से होती है, इसके बारे में बताएंगे। फूड ड्रॉप पहला होता है मसल्स डिसऑर्डर। मसल्स डिसऑर्डर में अगर पेशेंट को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट के मांसपेशियों की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे अगर पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को फूड ड्रॉप होने का खतरा बना रहता है और पेशेंट को फूड ड्रॉप की समस्या हो सकती है। दूसरा होता है ब्रेन और स्पाइनल डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे अगर पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है या पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है या पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो इन कारणों की वजह से भी पेशेंट को फूड ड्रॉप की समस्या हो सकती है। ज़्यादातर हमें ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में फूड ड्रॉप की समस्या देखने को मिलती है और कभी कभी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में भी फूड ड्रॉप की समस्या होती है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर पेशेंट को फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम हो गई है तो पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम इन होल्ड फूड वियर। अगर फूड ड्रॉप के पेशेंट को हम स्लीपर या चप्पल पहनने के लिए देते हैं तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है। फूड ड्रॉप की वजह से पेशेंट का स्लीपर बार बार पैर से निकल जाता है, तो इसमें हमें फूड ड्रॉप पहनने में समस्या देखने को मिलती है। पेशेंट इसमें फुटवियर नहीं पहन पाता है। दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है बैलेंस की प्रॉब्लम। फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट जब भी चलता है या वॉक करता है या खड़ा होता है तो उसमें बैलेंस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। पेशेंट बार बार लड़खड़ाता है या उसे बार बार गिरने का खतरा बना रहता है,
पेशेंट इसमें चलते समय बैलेंस नहीं बना पाता है। तीसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, अगर पेशेंट को फूड ड्रॉप हो गया है तो पेशेंट में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। पेशेंट जब भी चलता है या खड़ा होता है तो उसमें डरने की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा डरता है। चलते चलते ही अचानक से गिरने का डर पेशेंट में बना रहता है। तो फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें कॉन्फिडेंस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है स्टेयर क्लाइंबिंग। फूड ड्रॉप के पेशेंट में पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेशेंट ठीक से पैर अपना नहीं उठा पाता है, तो उसमें हमें सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वॉकिंग प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम हुई है तो पेशेंट को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अपने पैरों को ठीक से उठा नहीं पाता है। पेशेंट जब भी चलता है तो अपने पैर को घसीट कर चलता है। फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें सेंसरी इशूज भी देखने को मिलते हैं। और अगर पेशेंट को फूड ड्रॉप हो गया है तो पेशेंट में हमें रोमबर्ग साइन देखने को मिलता है। रोमबर्ग साइन मतलब होता है कि फूड ड्रॉप के पेशेंट को हम सीधा खड़ा कर देते हैं, फिर पेशेंट को आंख बंद करके बैलेंस बनाने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट आंख बंद करके बैलेंस नहीं बना पाता है, वो लड़खड़ाता है या गिर जाता है, तो फूड ड्रॉप के पेशेंट में रोमबर्ग साइन पॉजिटिव माना जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमें फूड ड्रॉप के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पेशेंट फूड ड्रॉप के पेशेंट में हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम हो गई है। फूड ड्रॉप के पेशेंट में हम मसल्स पावर चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, पेशेंट के पैर का रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं कि पेशेंट के पैर की रेंज ऑफ मोशन कितनी है, पेशेंट कितना ऊपर उठा पा रहा है। स्पास्टिसिटी चेक करते हैं, गेट चेक करते हैं, गेट यानी चला के देखते हैं पेशेंट को चलने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट के सिम्टम के बारे में पूछते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं, और उससे पूरा डिटेल से बात करते हैं कि पेशेंट कहीं गिरा तो नहीं था या पेशेंट को कहीं चोट तो नहीं लगी थी। तो इसके बारे में हम पेशेंट से पूरा डिटेल से उसकी हिस्ट्री लेते हैं। इसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कुछ जांचें कराते हैं, जिससे हम पेशेंट को एमआरआई कराने के लिए बोलते हैं, सीटी स्कैन कराने के लिए बोलते हैं, एक्सरे कराने के लिए बोलते हैं, और इसमें ईएमजी कराते हैं और नर्व कंडक्शन टेस्ट कराते हैं। तो ये सारी जांचें करा के हम पता करते हैं कि पेशेंट को फूड ड्रॉप की समस्या हुई है कि नहीं हुई है। तो इससे हम फूड ड्रॉप की डायग्नोसिस का पता करते हैं। अब हम फूड ड्रॉप के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किन किन कारणों से फूड ड्रॉप होने का खतरा बना रहता है। इसमें होता है प्रोलॉन्ग्ड क्रॉस लेग सिटिंग। अगर कोई भी ज़्यादा देर तक पालथी मार के बैठता है, बहुत लंबे समय तक पालथी मार के बैठने वाला काम है, तो उसे फूड ड्रॉप की समस्या हो सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है प्रोलॉन्ग्ड इन नीलिंग। अगर कोई घुटने के बल ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, जैसे कोई टाइल्स लगाने वाला है या कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें पेशेंट को ज़्यादा देर तक घुटने पे खड़े होना पड़ता है, तो उसे भी फूड ड्रॉप होने का रिस्क बना रहता है। अब हम फूड ड्रॉप के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि फूड ड्रॉप के पेशेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, हम पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं। अब हम आपको फूड ड्रॉप के इलाज के बारे में बताएंगे कि फूड ड्रॉप के पेशेंट में हमें कौन कौन से इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर पेशेंट को फूड ड्रॉप की समस्या हो गई है तो फूड ड्रॉप में हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट का पंजा हमेशा नीचे की तरफ ही रहता है, वो पंजे को ऊपर नहीं उठा पाता है। तो इन पेशेंट में हम पेशेंट को एफओ पहनने के लिए बोलते हैं, एफओ प्रिस्क्राइब करते हैं। एफओ का मतलब होता है एंकल फुट ऑर्थोसिस। एफओ पेशेंट को चलने फिरने में सपोर्ट करता है, स्टैंडिंग करने में सपोर्ट करता है। और एफओ जब पेशेंट पहनता है तो उसका पैर ड्रॉप नहीं होता है, पंजा नीचे की तरफ नहीं जाता है, वो पंजे को 90 डिग्री पर होल्ड करके रखता है। इसीलिए फूड ड्रॉप के पेशेंट में एफओ बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा इलाज होता है सर्जरी।
सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही कम पेशेंट में पड़ती है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है तभी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। फुट ड्रॉप के पेशेंट में हमें फिजियोथेरेपी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। चलिए अब हम आपको फुट ड्रॉप के पेशेंट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं ताकि पेशेंट का फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम जो है कम हो और पेशेंट को चलने फिरने में प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट में अच्छा हमें रिजल्ट मिले। चलिए अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि अगर गैस्ट्रोनोमियस मसल्स टाइट रहेगी तो हमें उसमें पहले स्ट्रेचिंग करानी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम उसमें गैस्ट्रोनोमियस की काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कराते हैं। इस तरह से इसको रिलैक्स करना है ताकि पेशेंट की जो गैस्ट्रोनोमियस है वो रिलैक्स हो और उसमें स्पास्टिसिटी कम हो। इस तरह से हमको स्ट्रेचिंग करना है और इसे 2 से 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है ताकि जो मसल्स टाइट है वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। उसके बाद हम सुपाइन पोजीशन में ही सेम स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। इस तरह से हमको स्ट्रेचिंग करना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है, क्योंकि जितना ही आप होल्ड करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से जो है मसल स्ट्रेच होगी और पेशेंट का डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट आएगा। तो हमें इस तरह से होल्ड करने की कोशिश करना है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरह से होल्ड करना है, क्योंकि जितना ही आप होल्ड करेंगे उतना ही गैस्ट्रोनोमियल मसल्स रिलैक्स होगी और पेशेंट डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट को कर पाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी पेशेंट में। अगर पेशेंट इस तरह से मूवमेंट को कर पा रहा है तो हमको इस तरह से टच कराना है। पेशेंट को बोलना है कि वो फिंगर को टच करे, तो पेशेंट जो है अपने पैर को पंजे को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। इस तरह से दिखाना है और पेशेंट को फिंगर से जो है टच कराने की कोशिश करना है। अगर पैर इनवर्जन में जा रहा है तो पेशेंट को बाहर की तरफ करना है ताकि जो पेशेंट है बाहर की तरफ अपने पंजे को लेकर आए। इस तरह से हमको कराना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसको हम इस तरह से बैठ के भी डॉर्सिफ्लेक्शन कराने की कोशिश करना है। इस तरह से टच करने के लिए बोलना है ताकि पेशेंट जो है आपकी फिंगर को टच करे और होल्ड कराने की कोशिश करना है। डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट को आप जितना ही होल्ड कराएंगे उतना ही मसल्स में पावर आएगी और पेशेंट जो है ठीक से कर पाएगा डॉर्सिफ्लेक्शन का मूवमेंट को। इस तरह से हमको टच कराने की कोशिश करना है। अगर पेशेंट के पंजे में बिल्कुल भी पावर नहीं है, पेशेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सपोर्ट करना है, असिस्टेड एक्सरसाइज करानी है। इस तरह से सपोर्ट करके उठाने के लिए बोलना है ताकि वो अपने टोज को ऊपर की तरफ उठाए और रोक के रखे। इस तरह से अगर इनवर्जन में जा रहा है तो इसी तरह से हमको बाहर करना है ताकि पेशेंट अपने पैर को बाहर की तरफ लेके आए। टच, इस तरह से हमको टच कराना है। अगर ई वर्जन में जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हमको इस तरह से अंदर करा के जो है करना है। इन वर्जन मूवमेंट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें पावर लानी है। इस तरह से ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें जो पेशेंट है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग करेगा। ये एक टॉल है, इसको पेशेंट को इस तरह से इसमें होल्ड करना है। फिर इस तरह से पेशेंट अपने दोनों हाथों से पकड़ के पंजे की स्ट्रेचिंग करेगा। इस तरह से इस स्ट्रेचिंग में भी पेशेंट को कुछ देर तक होल्ड करने की कोशिश करना है ताकि जो गैस्ट्रोनोमियस और काफ मसल्स है वो रिलैक्स हो और उसकी जो स्पास्टिसिटी है वो कम हो। इस तरह से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये पेशेंट खुद अपना घर पे जो है 2 से 3 बार कर सकता है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें पेशेंट को एक टॉल दे देना है और पेशेंट को बोलना है कि वो अपने पैरों की अंगुलियों से टॉल को जो है समेटेगा। जिस तरह से ये बच्ची कर रही है, इस तरह से हम करा सकते हैं। इससे हमारी टोज की और पंजे की जो मसल्स हैं उसमें पावर आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी और पेशेंट का डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस तरह से हम
कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे अगर पेशेंट को फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है, अगर राइट पैर में प्रॉब्लम है, राइट पैर में फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को हम वन लेग स्टैंडिंग कराएंगे। जैसे अगर राइट पैर में है तो पेशेंट को राइट पैर पे स्टैंड कराएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें वन लेग स्टैंडिंग कराना है, जिससे पेशेंट की स्ट्रेचिंग होगी और जब पंजे पे वेट पड़ेगा तो उससे हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, उसमें पावर आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी। तो इस तरह से हम पेशेंट को वन लेग स्टैंडिंग करा सकते हैं। इसमें ध्यान देना है कि पेशेंट अगर खुद से नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को पूरा सपोर्ट देना है और उसे सपोर्ट करके ही कराना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, हमें पेशेंट को अपने हील उठा के टोज पे स्टैंडिंग कराना है, ताकि पेशेंट की जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो और काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। इस तरह से हमें पेशेंट को स्टैंडिंग में कराना है। तो पेशेंट से बोलना है कि वो अपने टोज पे स्टैंडिंग करे, एड़ी को उठा के टोज पे पैरों की अंगुलियों पे स्टैंडिंग करा के होल्ड कराना है, फिर नीचे रखना है। फिर इस तरह से हमें पेशेंट को करने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो इस तरह से हमें थोड़ा सपोर्ट देना है, इस तरह से सपोर्ट देना है और इस पर थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कराना है। ये हमने कुछ फुट ड्रॉप के पेशेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, जिसे पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पेशेंट को किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है या पेन हो रही है, पेशेंट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेशेंट को आइसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर किसी भी पेशेंट को फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है तो पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि आपको अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।